और हेल्दी लोग दुनिया में हमेशा ज़्यादा होते हैं। अनहेल्दी 5-10% लोग होते हैं जिनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल पॉक्स में 30% 40% लोग का देहांत होता था, फिर उनके फेस खराब हो जाते थे, पॉकमार्क हो जाता था, कई अंधे हो जाते थे। मीजल्स का बच्चे में काफ़ी सीवियर हो सकता है, पर्टिकुलरली मैलनरिश्ड बच्चों में। तो मीजल्स वैक्सीन जो अंडर नरिश्ड बच्चा है उसको काफ़ी सीरियस हो सकता है। पता नहीं मार्केट इंटरेस्ट है, साइंस तो हमको लग नहीं रहा, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन हमारे यहाँ 50 साल से चल रहा है। आज के तारीख तक टीवी में कोई फर्क नहीं पड़ा बीसीजी वैक्सीन में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी, मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ और यूएचओ का चेयरपर्सन, और मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। बहुत ही एक जरूरी विषय में बात कर रहा हूँ, वैक्सीन। और मेरे को विश्वास है कि सबके दिल में अभी ये रहता है, हिचक रहेगा या हेजिटेंसी रहेगा कि कौन सा वैक्सीन दे या कौन सा वैक्सीन नहीं दे। बचपन से वैक्सीन प्रोग्राम चालू होता है और आजकल तो एडल्ट वैक्सीनेशन तक जा रहे हैं, यंग पीपल वैक्सीनेशन चल रहा है। अलग अलग रोज एक नया वायरस का आविष्कार हो रहा है, नया वैक्सीन का आविष्कार हो रहा है। तो कई हमारे को रोज सवाल आते हैं, ये सबसे कॉमन सवाल हमको पूछा जाता है, क्योंकि मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूँ और वैक्सीन प्रिवेंशन में आता है। पर एक ज़माने में कहते थे कि प्रिवेंशन इज़ चीपर देन क्योर। अभी वो ज़माना नहीं है। अभी प्रिवेंशन इज़ वेरी कॉस्टली एंड वेरी प्रॉफिटेबल देन क्योर हो गया है। क्योंकि जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, आपको सभी को देना पड़ता है, मतलब सभी की तरफ टारगेट किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है हेल्दी लोगों की तरफ। और हेल्दी लोग दुनिया में हमेशा ज़्यादा होते हैं। अनहेल्दी 5-10% लोग होते हैं जिनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। पर जो लोग स्वस्थ होते हैं, 100% पॉपुलेशन स्वस्थ होता है। तो अगर उसमें अगर कोई इंटरवेंशन प्रमोट किया जाए, जिसको कि हम प्रिवेंशन के नाम से ले रहे हैं, वो प्रिवेंशन चीपर नहीं है। आपको लगेगा चीपर, बट गवर्नमेंट का, टैक्स पेयर का पैसा जाता है एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल टू द मैन्युफैक्चरर। मतलब ये इसमें कोई ज़्यादा कॉम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि जहाँ पे कुछ ही लोग बीमार होंगे, पर आप वो इंटरवेंशन पूरे को लगाओ तो आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा। और एक बार वो गवर्नमेंट प्रोग्राम में आ जाएगा तो आपको हमेशा वो प्रॉफिट मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा। फिर बूस्टर भी लगेंगे, उसका भी प्रॉफिट है। और फिर दूसरी तरफ वायरोलॉजिस्ट लोग तो नया नया स्ट्रेन निकाल ही रहे हैं, तो वैक्सीन को अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे आजकल कार को अपग्रेड किया जाता है, नया मॉडल आ गया, मार्केटिंग किया जाता है, नया मॉडल खरीदो, वैक्सीन अप टू डेट रहोगा वैक्सीन से। तो ये तो एक प्रकार का ऐसा है कि बिल्कुल भूल-भुलैया में चले गए आप कि कौन सा ले। अब इसमें क्या होता है कि कई वैक्सीन सही में ज़रूरी हो जाते हैं, कई वैक्सीन सही में काफ़ी मोर्टेलिटी, कई डेथ्स, कई ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री में है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। सबसे अब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का जो आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। इन्होंने ऐसे ही देखा था कि स्मॉल पॉक्स उस टाइम यूरोप में या पूरे दुनिया में काफी बड़े बड़े महामारियां करते थे। स्मॉल पॉक्स सही में महामारी थे, उसको हम महामारी कहते हैं। अभी ये हल्के फुल्के को जमता नहीं है कुछ महामारी कहना, अगर हम उसको स्मॉल पॉक्स से उसका कम तुलना करें तो। स्मॉल पॉक्स में 30% 40% लोग का देहांत होता था, फिर उनके फेस खराब हो जाते थे, पॉकमार्क हो जाता था, कई अंधे हो जाते थे। तो उसने एक चीज देखा था, एडवर्ड जेनर ने, जो उन्होंने देखा था कि जो मिल्क मेड है, जो कि दूध के साथ काम करते हैं, गाय के साथ, मिल्क मेड कहते हैं उनको, उनको होता नहीं था स्मॉल पॉक्स। अब वो स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता एक वायरस है जो गाय में होता है, काउ पॉक्स कहते हैं उसको। तो उनको उसने फिर क्या देखा, उनसे बातचीत किया, जो मिल्क मेड है, जो औरत है, काम करती थी दूध धोने का, उनको फिर पूछा क्या है, कि उनको पता चला कि उनको काउ पॉक्स हो जाते थे, वैसे ही दाने होते थे स्मॉल पॉक्स जैसा। और पर वो इतना घातक नहीं होता था, सीवियर नहीं होता था, उससे मृत्यु नहीं होती थी, हल्का होता था। तो उन्होंने फिर सोचा कि इनको नहीं हो रहा है तो इसको ट्राई करते हैं। तो उसने क्या किया कि एक जो औरत थी, जो मिल्क मेड, उसके जो
लीजन था, वो पानी भरा ये हो जाता है, उसका जो फ्लूइड निकाल के उसने एक बच्चे को, फिलिप उसका नाम था शायद, उसको इंजेक्ट किया स्किन में उसको रब करके इंजेक्ट किया, तो वो काउपॉक्स का फ्लूइड था। और उसके बाद उसको स्मॉल पॉक्स से चैलेंज किया तो उसको नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ये आविष्कार हुआ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का बाद में। और ये एक्चुअली देखा जाए उस टाइम 1796 में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता था, आज के तारीख में कोई एथिकल कमिटी उसको ऐसा करने नहीं देगा, बच्चों में वो भी, और इतना डेंजरस। पर जो भी है इत्तेफाक से उसने किया, और उससे वो कई साल लग गए, ये 1800 या 1796 में। उसके बाद स्मॉल पॉक्स का भी इरेडिकेट हुआ, 150 साल बाद हुआ उसके। ऐसा नहीं कि बनाया और एक साल में पूरा फैला दिया। और कई इसमें एक्सीडेंट्स हुए, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन काफी साइड इफेक्ट्स भी होते थे, पर काफी साइड इफेक्ट होते थे, सबसे हाईएस्ट साइड इफेक्ट होते थे इसके 1% 2% से ज्यादा। पर वो देखते हुए कि इससे डेथ 30% होते थे, ये सही में था कि बेनिफिट वाज मोर देन द रिस्क। तो ये, और फिर इससे क्या किया, इसको फिर जैसे जैसे अच्छे से बनाए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और उसको आप क्या किया, धीरे धीरे कम होने लगे, पेंडेमिक्स कम होने लगे, और अल्टीमेटली स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर सके। 1978 के 76-78 के बीच में हम उसको इरेडिकेट कर पाए। और इसके कारण थे क्योंकि ये वैक्सीन सही में अच्छा था, और स्मॉल पॉक्स बीमारी भी बड़ा खतरनाक था। और स्मॉल पॉक्स का कैसे भी आम आदमी डायग्नोस कर लेता था, उसको कोई आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसको ऐसा नहीं कि कई सब क्लिनिकल अंदरूनी बीमारी लेके चल रहा है, जिसको इन्फेक्शन होता था उसको मैनिफेस्ट हो जाता था, और वो आइसोलेट भी कर सकते थे हम उसको फिर उस टाइम भी जो WHO के साथ हेंडरसन थे, जिन्होंने पूरा स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन कैंपेन किया था, उन्होंने भी जोर नहीं दिया कि ये कभी भी मैंडेट नहीं लगा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, क्योंकि लोग खुद लेते थे, क्योंकि लोग को मालूम था कि बीमारी से 30% लोग मरते हैं, बीमारी से निशानी हो जाता, सही में खतरनाक बीमारी है, और सही में वैक्सीन अच्छा था। बाद में जब डेवलप किया, शुरू में एक्सीडेंट्स हुए, हर चीज में, नया चीज में होते हैं एक्सीडेंट, तो लोगों को यह था कि किसी को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता था, किसी को मैंडेट नहीं लगाना पड़ता था। तो जब भी आप सोचे कि अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो कुछ दाल में काला है। अगर ये उसके बाद ये इरेडिकेट हो गया, तो इसके बाद अभी हर कोई एग्जाम्पल देता है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, पर हमको ये देखना चाहिए कि जो वैक्सीन जिस, और ऐसा सिचुएशन आ गया था कि जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उस टाइम तो ठीक है। पर आज के टाइम मैन्युफैक्चरर सोचेगा यार ये तो अभी वैक्सीन का फिर तो बंद हो जाएगा, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, वैक्सीन ने इतने मैन्युफैक्चर कर लिया, अभी बीमारी एलिमिनेट हो गया, तो अभी क्या करेंगे। उस टाइम शायद इतना अकल नहीं था कि नए नए स्ट्रेन निकालते रहो। पर अभी तो अभी क्या है, घूम फिर के अभी देखिएगा पूरा इतिहास कैसे पूरा उल्टा। अभी देखिए, जैसे मैंने बताया था कि काउपॉक्स इससे मिलता जुलता है स्मॉल पॉक्स से, और ये हल्का है, तो काउपॉक्स का इससे हमने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। अभी जो स्मॉल पॉक्स के कुछ वैक्सीन के उन्होंने कहीं वायरस रखे हैं अमेरिका में, उसको एक्चुअली वो भी रखना नहीं चाहिए उनको, जब इरेडिकेट को पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, बायोलॉजिकल अपना एक्सपेरिमेंट या गेन ऑफ पता नहीं क्या करते हैं, पर कुछ वैक्सीन स्टॉक्स भी है। तो अभी देखिए, जैसा काउपॉक्स है स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता, ऐसा मंकी पॉक्स, जो अभी मंकी पॉक्स का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स का, वो भी मंकी पॉक्स भी इसी फैमिली का है काउपॉक्स जैसे, पर बहुत हल्का होता है। अभी कॉन्गो में बच्चे मर रहे हैं, पर कॉन्गो में बच्चे इसलिए मर रहे हैं कि वो माइलनरिस्ट बच्चे हैं, उनको खाने नहीं मिल रहा है, और थोड़ा भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उससे डेथ होता है। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि अभी डिजीज एक्स आए, बच्चे मर गए, पर वो कॉन्गो में बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन है, और वो जंगलों में जाके एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि वो खाने के लिए ढूंढते हैं छोटे रोडेंट। अभी वो मंकी पॉक्स वैक्सीन किससे बना दिया, अभी उन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको थोड़ा चेंज करके, क्योंकि फैमिली सेम है, हालांकि स्मॉल पॉक्स काउपॉक्स जैसे मंकी पॉक्स भी बहुत माइनर है, उसका 1% से भी कम है फेटेलिटी रेट, और कॉन्गो के बाहर तो वो ऑलमोस्ट 0.001 फेटेलिटी है।
अभी देखिए कितने केसेस मंकी पॉक्स के बाहर से रिपोर्ट हुए, पर डेथ कभी रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ, डेथ सब कांगो में ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी क्या किया उन्होंने, वैक्सीन फिर प्रमोट कर रहे हैं मंकी पॉक्स के, और वैक्सीन कैसे बनाए हैं, वैक्सीन बनाए हैं इससे स्मॉल पॉक्स के वायरस से वैक्सीन बनाए। अभी एडवर्ड जेनर हल्के इससे बड़े बीमारी का वैक्सीन बना रहा था, अभी आप बड़े बीमारी का वैक्सीन लेके हल्के इससे कर रहे हैं। तो अभी एडवर्ड जेनर भी ऊपर से हंस रहा होगा कि क्या हो गया दुनिया को, कितना नाजुक हो गया। और अभी कितने बिलियन डोज आपने वैक्सीन का भेज दिया है, जापान से गया है कांगो के बच्चों के लिए। बच्चे को वहां पे खाना चाहिए, उनको पोषण चाहिए, मेलनरिशमेंट है, कई मलेरिया है, कोलेरा है, वाटर सप्लाई नहीं है, उससे कोई भी बीमारी से बच्चे मरेंगे। तो वो क्या होता है कि उसको प्रयोगशाला जैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी बिल गेट्स ने कहा ही था कि इंडिया प्रयोगशाला है, तो कांगो भी एक प्रयोगशाला बन जाएगा, अफ्रीका पूरा प्रयोगशाला है। वहां पे एक पैनिक क्रिएट करेंगे कि इतने ढेरे नया महामारी इधर से आएगा, फिर पूरे दुनिया को फिर प्रमोट करेंगे। आप समझ रहे हैं इसको, ये आपको सोचना चाहिए कि आपको पिच देखना चाहिए कि उस पिच में क्या हो रहा है, हमारा पिच अलग है, वो कांगो का हालत क्या है, ज्योग्राफी हिस्ट्री का स्टडी करना चाहिए। तो ये तो वैक्सीन हो गया। उसके बाद कुछ कई वैक्सीन अच्छे आए थे, जैसे फिर दूसरा एक वैक्सीन जो बड़ा काफी चला है और अभी भी चल रहा है, मीजल्स वैक्सीन है। मीजल्स का बच्चे में काफी सीवियर हो सकता है, पर्टिकुलरली मेलनरिश्ड बच्चों में। तो मीजल्स वैक्सीन जो अंडर नरिश्ड बच्चा है उसको काफी सीरियस हो सकता है, और अंडर नरिश्ड बच्चे को 400 टाइम ज्यादा है। तो कई ऐसे पॉकेट्स होते हैं, स्लम्स होते हैं, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, जहाँ मीजल्स आउटब्रेक होते हैं, तो वहाँ मीजल्स वैक्सीन कॉस्ट बेनिफिट बनता है। क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम वैक्सीन, जैसे पोलियो में, फिर पोलियो में भी पैरालिसिस होता था, ये होता था। और पहले क्या करते थे, पोलियो ओरल ड्रॉप देते थे, जो लाइव वैक्सीन होता था, मैंने उसको जो विरुलेंस है उसको कम कर देते थे, पर वो मल्टीप्लाई करता था। और कई बार क्या होता था, अभी भी जो ओरल पोलियो से कई बार वो जो उसको विरुलेंस कम कर दिया, वो रिवर्ट बैक कर जाता था। वो 3 स्ट्रेन होते थे पोलियो के, 1 2 3, तो सेकेंड स्ट्रेन रिवर्ट बैक करके कई बार वैक्सीन से भी पोलियो हो जाता था। तो इसीलिए इसको अभी धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं। अभी जो वैक्सीन बना रहे हैं वो किल्ड वैक्सीन से इंजेक्टेबल बनाते पोलियो, उसमें से वैक्सीन से पोलियो होने के चांसेस थोड़े कम है। तो अभी जो हम जब थे आज से 20-30 साल पहले, जब यूनिवर्सल प्रोग्राम चालू हुआ था इंडिया में, कुछ कुछ ठोस वैक्सीन देते थे। ऊपर से टीबी का वैक्सीन था आपका, बीसीजी वैक्सीन अभी भी दे रहे हैं, पर बीसीजी वैक्सीन का जो भी जितने स्टडीज किए इंडिया में, उसका कोई 0 प्रोटेक्शन है। हालांकि अभी भी बच्चों को देते हैं, कहते हैं कि इट प्रिवेंट सीवियर डिजीज एंड ये, पर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। वही है ना, एक बार वैक्सीन चालू हो जाता, अगर वो बाद में पता भी चलता है कि वो वैक्सीन काम नहीं करता, फिर भी वो मार्केट से जाता नहीं है। तो इसीलिए हमको कोई भी नया वैक्सीन इंट्रोड्यूस के पहले हमको पूरा सोचना चाहिए, डिजीज के ऊपर क्या नेचुरल हिस्ट्री है, क्या उसका मोर्टेलिटी है, क्या उसका ये है। और बीसीजी वैक्सीन अभी भी चल रहा है बड़ों में। अभी फिर से बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल के बारे में सोच रहे हैं, अभी एडल्ट ट्रायल किया, पता नहीं कैसे, किस लॉजिक पे है कि नहीं, हाई रिस्क डायबिटीज अल्कोहलिक्स में ट्रायल करेंगे एडल्ट्स में। तो वही एक मार्केट, पता नहीं मार्केट इंटरेस्ट है, साइंस तो हमको लग नहीं रहा, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन हमारे यहाँ 50 साल से चल रहा है, आज के तारीख तक टीबी में कोई फर्क नहीं पड़ा बीसीजी वैक्सीन में। तो जब हम वैक्सीन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो पुराने वाले को निकालने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये मार्केट फोर्सेस आ जाते, ये प्रॉब्लम होता। और जो हम पोलियो बीसीजी का हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पोलियो का अभी इंजेक्टेबल है, जो है अपना डिसीजन लेना है। पर होता क्या है, जैसे जैसे मीजल्स जो वैक्सीन, जब बीमारियां रहती है, वैक्सीन जब नहीं रहता है, डिप्थीरिया वैक्सीन है, उसमें भी गले में, उसमें भी कई बार बच्चों का मौत हो जाता है। डिप्थीरिया होता था, वूपिंग कफ होता था, जो खांसते रहते हैं, ये कुछ बच्चे लोगों की बीमारी थी। तो इसमें कुछ वैक्सीन बनाए थे, और जो जिससे क्या हो गया, ये सब बीमारियां काफी कंट्रोल हो गए, एक प्रकार से एलिमिनेट ही हो गए, ऑलमोस्ट जीरो इसमें, पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिलीज में। तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, उस टाइम बीमारी नहीं देखते लोग, तो उनको लगता है बीमारी तो हो नहीं रहा। अब रेयरेस्ट से रेयरेस्ट साइड इफेक्ट हर वैक्सीन का हो सकता है। अगर रेयरेस्ट से रेयरेस्ट साइड इफेक्ट भी देखेंगे तो वैक्सीन फिर बदनाम हो जाता है, क्योंकि अगर वैक्सीन देने के बाद बीमारी नहीं होता, जब बीमारी नहीं होना तो नॉन इवेंट रहता है। नॉन इवेंट किसी को पता नहीं चलता क्या हुआ, पर अगर खुदा ना खास कर एक भी साइड इफेक्ट हो जाता है
तो वो बदनाम हो जाता है। पर्टिकुलरली वो ऐसा स्टेज आता है जब मौतें देख रही है तब लगता है कि हाँ वैक्सीन से मौतें कम हो रही है, पर कई सालों तक अभी वो लेवल मेंटेन रहता है, तब एक भी डेथ होगा वैक्सीन से तो वो तो इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के लेना है कि हमारा इंडिविजुअल रिस्क क्या है। अभी मीजल्स वगैरह कई सालों से है तो अभी तक इतना कोई सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है, पर वो मैन्युफैक्चरिंग ये वो कैसे होता है ये सब में डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एड ऑन करें, अभी मीजल्स के बाद जो बचपन में डिप्थीरिया का भी वैक्सीन इज इफेक्टिव, वूपिंग कॉफ है पर वो ओल्डर एज में हम नहीं दे सकते। तो ये 3 वैक्सीन होते थे, फिर पोलियो होता था, ड्रॉप्स होते थे और बीसीजी होता था जो कि कोई फायदा नहीं करता। उसके बाद मीजल्स वैक्सीन ऐड हुआ 9 मंथ्स में। फिर बाद में क्या हुआ 1980s तक आई थी 19 हमारे देश में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर पब्लिक सेक्टर में होता था, ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, कुन्नूर में एक कोई इंस्टीट्यूट था पास्टर इंस्टीट्यूट, और एक चेन्नई में, ऐसे कुछ साउथ में 2-3 थे, और ये सब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स थे, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर होता था। इनका फिर धीरे धीरे इंस्पेक्शन किया, बोला कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, दे आर सब स्टैंडर्ड, उनको फिर बंद कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, और दी वैक्सीन मैन्युफैक्चर वाज हैंडेड टू द प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर दिया तो वो काफी हाई प्रेशर प्रॉफिट मोटिव आ गया, प्रमोशन आ गया। तो इसको भी हमको नजर में रखना चाहिए कि अभी ये, उसके बाद बहुत सारे वैक्सीन आते हैं, निमोकोकल वैक्सीन आया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आया, और बीच में 10-15 साल पहले आया भी था कि उसका जो इम्यूनिटी ज्यादा देर लास्ट नहीं करता बच्चे में देते, तो अभी पता नहीं कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है कि कितना इफेक्ट हो रहा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जब आया था, क्योंकि वो ब्लड से और बॉडी फ्लूइड से होता है, तो वो हेल्थ वर्कर के लिए जरूरी था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो वो अभी बच्चे को देना चालू कर दिया। क्योंकि यूनिवर्सल में अभी देखिए खाली हेल्थ वर्कर को देंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा, अगर वो बच्चों से स्टार्ट करेंगे तो 100% पॉपुलेशन कवर, और फिर बीच बीच में आपको, तो उसके लिए हमको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है। और उसके बाद निमोकोकल वैक्सीन ऐड कर दिया, निमोनिया जिससे होता है। अभी देखिए वैक्सीन उस टाइम ज्यादा जरूरी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, निमोकोकल निमोनिया एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है। अगर आपके हेल्थ सर्विसेज चारों तरफ फैले हो तो प्रॉब्लम है कि हेल्थ सर्विसेज नहीं है, बच्चे बेचारे नॉर्मल निमोनिया से मर जाते हैं। हमारा नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज रेस्पिरेटरी चिल्ड्रन, क्योंकि अगर हेल्थ फैसिलिटीज है, एंटीबायोटिक से निमोनिया का डेथ बचा जाए। अब उसका वैक्सीन कितना फायदा कर रहा है, उसके लिए हमको वैक्सीन लॉन्च तो हो जाता है, उसके बाद उसका मॉनिटरिंग नहीं होता है कि सही में कितना फायदा कर रहा है या साइड इफेक्ट कितने हो रहे हैं। और अभी फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गया, एच इन्फ्लुएंजा निमोनिया एक और ऑर्गेनिज्म निकाल लिया कि इसमें पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, इसमें डिप्थीरिया रहेगा, डीपीटी के ऊपर 2-3 और ऐड कर लिए, अपने एच इन्फ्लुएंजा ऐड कर लिए और हेपेटाइटिस बी ऐड कर लिए, तो 5 वैक्सीन इकट्ठे दे रहे हैं। ठीक है, आप दे बेशक, आपका नियत ठीक है, पर इसका हमको मॉनिटरिंग के लिए अभी जो हमारे एक अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड जिसको हम वैक्सीन का, एक वैक्सीन बोल के किताब है, प्लॉटकिंस वैक्सीन किताब को अथॉरिटी माना जाता है, और जितने भी डॉक्टर है उन्होंने वैक्सीन किताब देखा होगा। वैक्सीन किताब दिखाइए जरा प्रभात, वैक्सीन किताब का जो ऑथर है ये प्लॉटकिंस का वैक्सीन है, ये स्टैंडर्ड किताब है, बहुत मोटा किताब है, ये काफी वैक्सीन, जितने वैक्सीन बनते हैं और हर साल इसके एडिशन आते हैं, और इसके जो ऑथर है ये कई सालों से इस किताब को एडिट कर रहे हैं और कई सालों से इन्होंने वैक्सीन प्रमोट किया है। और क्या है, क्योंकि रिसर्चर का तो आ ही जाता है कि भाई हाँ वैक्सीन से हम बीमारियां दूर करें, उनका ये अच्छा है, पर अभी इनका उम्र 90 साल के ऊपर हो गए हैं, ही इज 92 ईयर्स ओल्ड। अभी इन्होंने एक पेपर को कोऑथर किया है जो कि 4-6 महीने पहले छपा है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर हमको उसके बाद, क्योंकि हम जब उसको ट्रायल करते हैं तो सैंपल साइज छोटा रहता है, उसका साइड इफेक्ट्स वगैरह अगर हो आगे जाके, या हम ज्यादा टाइम तक नहीं फॉलो करते तो उसका हमको साइड इफेक्ट्स, हमको सेफ्टी नहीं पता चलता है। तो उन्होंने एक पेपर लिखा है, देखिएगा उनका नाम है, को ऑथर है वो, दूसरे इसमें लाइन में उनका नाम है आखिरी में, स्टैनली प्लॉटकिन, फंडिंग पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जो कि वर्ल्ड का नंबर टॉप मेडिकल जर्नल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा है। ये पेपर कह रहा है कि
वैक्सीन आप लॉन्च कर देते हो, उसके बाद कोई देखते नहीं हो, क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं है कि उसके बाद दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, अगर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है तो उन्होंने देखिए टाइटल ही बताता है कि बोला कि हमारे को फंडिंग चाहिए जो पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ्टी साइंस हमारा अच्छा नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा अथॉरिटी अपने इस उम्र में जाके कबूल करता है, तो मतलब उनका तजुर्बा कुछ तो उनको लगा होगा कि, और बात सही भी है। देखिए आप, हमारे को इतनी गाड़ियां हम रोड में डाल रहे हैं, रोड अच्छे नहीं है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट। वैक्सीन जितने डाले जा रहे हैं, और उसको देखिए हमारे कंट्री में तो एक भी एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग का ये ऐसे ही बहुत बुरा हाल है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो हमको खाली हम इंडिविजुअल को ही नहीं कहेंगे, हम पॉलिसी मेकर्स को भी कहेंगे कि थोड़ा सोच समझ के आप देखिए कि इतने सारे अगर एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे, हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना। कौन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो कौन से वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो वैक्सीन आजकल अभी हर दिन नया वायरस, हमारे चारों तरफ वायरसेस तो हजारों होंगे, तो रोज एक नया वायरस आइडेंटिफाई होगा, उसका डिजीज होगा। तो हम खाली एक ही तरफ देख रहे हैं, एजेंट फैक्टर, क्योंकि बीमारियों में खाली वायरस से नहीं होता है या पैथो, बीमारी में अपना खुद का होस्ट फैक्टर भी होता है, हाइजीन सैनिटेशन होता है। अगर हमारे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए भी कोंगो को प्रयोगशाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइजीन सैनिटेशन वहाँ पुअर है, वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है, अपना होस्ट फैक्टर, अपना इम्यूनिटी कम है, और वैक्सीन एक ही बीमारी से बचाएगा। हम अगर मंकी पॉक्स का वैक्सीन देंगे तो मंकी पॉक्स से बचाएगा, पर वो मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं, कॉलेरा से मर रहे हैं, कल दूसरा कोई वायरस आ गया है उससे मर रहा है। तो रोज एक वैक्सीन का आविष्कार होगा, तो 100 वैक्सीन तो आविष्कार हो ही जाएगा। हजारों वैक्सीन में से 100 वायरस को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कितने वैक्सीन देंगे, मतलब रोज वैक्सीन लेना पड़ेगा। और कौन से वैक्सीन का, तो ये हमको ये मतलब ये हम इसका इजी नहीं है, आंसर इजी नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे वैक्सीन है, जैसे टिटेनस का वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस वैक्सीन भी जरूरी है, क्योंकि टिटेनस हमेशा सॉइल में रहता है, गोबर में रहता है, और उसके स्पोर्स रहते हैं। और टिटेनस का आपको चोट लग गया, अगर वुंड कंटेमिनेट हो गया, तो 30-40% टिटेनस का भी मोर्टेलिटी है। एक बार नर्व में फिक्स हो जाता तो फिर मोर्टेलिटी हाई होता है। तो अभी टिटेनस वैक्सीन लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज्यादा वैक्सीन प्रमोट करोगे जो वैक्सीन का शायद जरूरत हो, शायद जरूरत ना हो, हम नहीं बता रहे। तो जो वैक्सीन जरूरत है वो वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब फिर कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी हो रहा है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कई ऐसे नए प्रोडक्ट डाल रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और हेजिटेंसी मैं कहता हूँ कि कोई गलत शब्द नहीं है, क्योंकि नया चीज में आप रास्ता क्रॉस करते हो, दाएं देखते हो, बाएं देखते हो, आप उसको कहोगे कि आपको हेजिटेंसी है, आप तो सीधा रास्ता क्रॉस करो। तो कोई नया वैक्सीन आएगा, WHO बोलता है वैक्सीन हेजिटेंसी हटाओ, क्यों हटाए भाई? कोई साइंटिस्ट भी दोनों तरफ सोचता है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और आपने देखा कि प्लॉटकिन खुद कह रहा है कि हमको पोस्ट ऑथराइजेशन भी हमको सेफ्टी स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब उसको थोड़ा हेजिटेंसी तो है कि इससे शायद नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अभी इजी आंसर नहीं है, क्योंकि मैं एज ए एपिडेमोलॉजिस्ट महामारी में मैंने कुछ ऐसे डेथ्स देखे हैं जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते थे। तो मेरे को हमेशा दिमाग में ये सताता है कि ये बच्चा बच सकता था अगर इसको टाइम में वैक्सीन मिल जाता है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी डेथ देखे हैं जो कि वैक्सीन की वजह से डेथ हो गए, वो भी मेरे को सताता है। तो अभी हमको ये बता नहीं सकते हैं कि, तो हर इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा, इसका क्या हल कैसे करेंगे ये समस्या को, आप ऐसे जैसे प्लॉटकिन ने कहा कि आप दोनों मिलके, जो वैक्सीन के अगेंस्ट है उसको भी मैं बोलता हूँ कि नहीं, कुछ वैक्सीन अच्छे हैं, कुछ बीमारियां घातक है, उसको मैं हेजिटेंसी में लाता हूँ। क्योंकि एक तरह वो हेजिटेंसी नहीं है, वो रिफ्यूजल है, वैक्सीन रिफ्यूजल है, तो मैं उसको हेजिटेंसी। और दूसरे जो कोई एक्सपर्ट है वो कहते हैं नहीं हर वैक्सीन अच्छा होता है, उनको भी मैं बोलता हूँ नहीं, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसमें भी मैं हेजिटेंसी पैदा करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी होना अच्छा है, और उसको क्या है कि रिसर्च से दूर करना है। और रिसर्च से आपको, क्योंकि अगर प्रॉफिट मोटिव हो जाता है, मार्केट फोर्सेज आ जाते हैं, तो वो उसको जो साइड इफेक्ट्स होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो रिसर्च नहीं होता है। जो रिसर्च बॉडी होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ फंडिंग एजेंसी होना चाहिए।
अभी हमारा आईसीएमआर ही रिसर्च करता है, वही उसको भी फंडिंग मिलता है, तो वो अगर आईसीएमआर कुछ जांच करता है तो वो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी। तो हम यही कह रहे हैं कि हम एक ऐसे मोड़ पे आ रहे हैं जबकि हमको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। और इंडिविजुअल आप कभी भी कैसे डिसाइड करेंगे, आपका डॉक्टर के साथ बात कीजिए कि देखिए बेसिक वैक्सीन तो मैं बोलता हूँ टिटेनस वैक्सीन जरूरत होता है, मीजल्स वैक्सीन भी जरूरत होता है यंग एज में, एल्डरली चाइल्ड को जरूरत नहीं है, एल्डरली में माइनर होता है। बाकी रुबेला और मम्स ऐड कर दिया एमएमआर में, तो मेरे इससे तो मम्स और रुबेला बचपन में कोई इतना नहीं होता, बल्कि रुबेला आप लगाएंगे बचपन में तो उसका एज शिफ्ट हो जाएगा, वो गर्भवती महिला को खतरा रहता है जर्मन मीजल्स का, तो उससे आपको फिर उनको भी देना पड़ेगा। तो ये इजी आंसर नहीं है कौन सा वैक्सीन है कौन सा बीमारी है। अगर कोई हमको पूछता है कि हाँ वैक्सीन ले कि ये नहीं, तो हमको दो चीज देखते हैं कि वैक्सीन कौन सा है, उसका इफेक्टिव कितना है, सेफ्टी कितना है, और दूसरा है कि कौन सी बीमारी से आप बचा रहे हो, बीमारी कितना सीरियस है। अगर माइल्ड बीमारी है तो मैं कहूंगा कि इससे तभी हम, और उसके लिए हमारे को आंकड़े चाहिए, डेटा चाहिए, रिसर्च चाहिए, एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग चाहिए। जो नहीं है, जो कि प्लॉटकिन ने भी कबूल किया है, जो वैक्सीन के एक्सपर्ट है, वर्ल्ड एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कबूल किया है कि सेफ्टी साइंस हमारा कमजोर है। तो जब वो कह रहे हैं, और इन लोग बहुत मुश्किल में ही कहते हैं कि हो सकता है अभी कैरियर उनका पूरा हो गया है, कोई भी वैक्सीन रिसर्चर खुल के नहीं बोल सकता है कि मैं सेफ्टी, वो हमेशा बोलेगा सेफ है। तो ये इन्होंने बोला है, तो इसमें बात में थोड़ा हमको सोचना चाहिए। आज इतने